आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट सबसे पहले आता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि इंडिया क्या है, इंडिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेट्स की पोजीशन क्या होंगी। बिफोर राइट्स, बिफोर ड्यूटीज़, बिफोर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन पहले नेशन को डिफाइन करता है। पार्ट 1 सिर्फ आर्टिकल्स 4 का नहीं है, लेकिन 4 आर्टिकल्स पूरी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और परमानेंस डिसाइड करते हैं। याद रखिए, इंडिया कोई एग्रीमेंट नहीं है जो तोड़ दिया जा सके। इंडिया एक यूनियन है। 1947 के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या इंडिया सर्वाइव करेगा। पार्टीशन का ट्रॉमा, 562 प्रिंसली स्टेट्स, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, सब कुछ इंडिया को तोड़ सकता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया, इंडिया को स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, इंडिया को परमानेंट यूनियन चाहिए और स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना होगा। इसी बैकग्राउंड में आता है पार्ट 1। आर्टिकल 1 बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस एक लाइन को लाइटली मत लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 नाम दिए, इंडिया और भारत। इंडिया लीगल और इंटरनेशनल आइडेंटिटी, भारत हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि इंडिया मॉडर्न नेशन भी है और अपनी एंशिएंट रूट से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द पर आइए, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझकर फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। यूएस से फेडरेशन है क्योंकि स्टेट्स पहले से सोवरजिन थे, स्टेट्स ने मिलकर सेंटर बनाया। इंडिया बिल्कुल अलग है। इंडिया में स्टेट्स पहले से सोवरजिन नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स बनाए। इसीलिए स्टेट्स को कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, इंडिया इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल। इसी कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में। वेस्ट बंगाल ने क्लेम किया, हम सोवरजिन स्टेट हैं, यूनियन हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा, स्टेट्स सोवरजिन नहीं है, इंडिया स्टेट्स का कम्पैक्ट नहीं है, सोवरजिनिटी सिर्फ यूनियन के पास है। इस केस ने एक चीज़ परमानेंटली सेटल कर दी, स्टेट्स का एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन से है, ना कि उनकी अपनी मर्जी से। आर्टिकल 1 आगे बताता है टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है। इंडिया के टेरिटरी में शामिल हैं स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और फ्यूचर में एक्वायर्ड टेरिटरीज। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है। इंडिया का मैप चेंज हो सकता है, लेकिन इंडिया का एग्जिस्टेंस परमानेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है बैरूबरी यूनियन केस 1960। क्वेश्चन था, क्या इंडिया अपना टेरिटरी किसी और कंट्री को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टेरिटरी देना सिंपल ऑल्ट्रेशन नहीं है, इसके लिए आर्टिकल 368 अमेंडमेंट चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिए, बाउंड्री चेंज आर्टिकल 3, टेरिटरी सेशन आर्टिकल 368। टेरिटरी सेशन अफेक्ट सोवरजिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट्स को इंडिया में एडमिट करने की या एस्टेब्लिश करने की। टर्म्स एंड कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। आर्टिकल 2 ज़्यादातर तब अप्लाई होता है जब कोई एक्सटर्नल टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है। यहाँ स्टेट कंसेंट का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन वाइड है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 2 पॉलिटिकल नेचर का है, पार्लियामेंट को वाइड लैटिट्यूड मिलेगा और जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होगा। मतलब कोर्ट पार्लियामेंट की पॉलिटिकल विजडम में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 3 पर, जो पार्ट 1 का हार्ट है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है नया स्टेट बनाने की, एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया बदलने की, बाउंड्री ऑल्टर करने की, स्टेट का नाम चेंज करने की। इस आर्टिकल की वजह से इंडिया फ्लेक्सिबल है। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो इंडिया रिजेक्ट हो जाता। लेकिन
आर्टिकल 3 का प्रोसेस समझना ज़रूरी है। जब भी आर्टिकल 3 का बिल आता है, बिल पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन मांगता है। स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन देती है। पार्लियामेंट फाइनल डिसीजन लेती है। यहाँ एक चीज़ क्लियर रखिए, स्टेट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर किया बाबूलाल परेट वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 केस में। कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन मैंडेटरी है, कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। मतलब कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल्स टू कंसेंट। इस केस ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की थी। अब सवाल आता है, इंडिया फेडरल है या यूनिटरी? आंसर है इंडिया क्वाजी फेडरल है। क्यों? क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 3 जैसी पावर्स सेंटर के पास हैं। इंडिया यूएसए जैसा रिजिड फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। इसी कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कोर्ट ने कहा फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल है। सेंटर पावरफुल है, लेकिन स्टेट्स इररिलेवेंट नहीं है। अब हम लिमिटेशन समझते हैं। क्या पार्लियामेंट स्टेट्स के साथ कुछ भी कर सकती है? आंसर है नहीं। आर्टिकल 3 पावरफुल है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। इस लिमिटेशन का सोर्स है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए स्टेट्स का एग्जिस्टेंस नेसेसरी है। इसीलिए रीऑर्गेनाइजेशन अलाउड है, बट डिस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड। अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो लॉज बनते हैं वो आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होते। मतलब सिंपल मेजॉरिटी सफिशिएंट, स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरली रिजिड नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस स्मूथ रहना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल 4 नेसेसरी है। हम पार्ट 1 को एक लाइन में समझते हैं तो इंडिया परमानेंट है, स्टेट्स फ्लेक्सिबल हैं, पार्लियामेंट यूनिटी का गार्जियन है। इंडिया फेडरेशन जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन लीगली इंडिया एक यूनियन है। हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो तोड़ दिया जा सके। इंडिया एक यूनियन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया और जो कभी टूट नहीं सकता।